दोस्तों, पाठ 18, जो कि 5वीं क्लास की आखिरी पाठ है, इसे पढ़ते हैं। चुनौती हिमालय की। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायान पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया, साफ सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। लेकिन साहब, रास्ता बहुत टेढ़ा है। साहब, रास्ता बहुत टेढ़ा। किशन ने कुली की बात काटी। बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल नेहरू ने पूछा। 8 मील, साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। बस, तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की और प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। प्रश्न सूचक यानी कि प्रश्नों से भरी हुई उसने उस पर निगाह डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति मतलब क्या कठिनाई हो सकती है? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। ऐसी जब मुश्किलें सुनी जवाहरलाल नेहरू ने, और सफर के लिए वो और भी उत्सुक हो गए कि जाना चाहिए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत कृष्ण बोला, साहब मैं चलूंगा। भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तड़के मतलब बहुत सुबह जल्दी तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालीमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिप्ती पठार का दृश्य निराला था। तिप्ती पठार का जो दृश्य था वो निराला था। दूर दूर वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। कह रहे दूर दूर ना, वनस्पति रहित, जमीन से उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं उसके बगैर चट्टाने जो है दिखाई दे रही थी। उदास फीके बर्फ से ढके, उदास निराश फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक रहे थे। कैसे वो ताज, उन पे जब बर्फ, जो उदास फीके बर्फ वाले ढके चट्टानी पहाड़ थे, सुबह की जब उनमें सूरज की किरणें पड़ी तो वो कैसे दिख रहे थे? ताज की भांति चमक रहे थे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। जौहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम दुर्गम मतलब कठिन पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहरलाल इस चुनौती को कैसे ना स्वीकार करे, कैसे ना उसको स्वीकार करे। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गलेरिया अब गाइड बन गया। किशन गलेरिया क्या बन गया? गाइड बन गया, रस्ते के बारे में बताने वाला। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल नेहरू चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दुभर हो गया, दुर्लभ। दुभर हो गया मतलब मुश्किल हो गया, कठिन हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। एक एक डग मतलब कदम रखने में, डग मतलब एक एक कदम रखने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था, वीरान, सुनसान, अकेला था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा, पेड़ पौधों की हरियाली नहीं थी इसलिए उनमें एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिखा तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में, सन्नाटा मतलब बिल्कुल शांत, में बहुत सुकून था। बहुत सुकून था, आराम था। एक और सू सू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी तरफ ताजगी और स्फूर्ति भी देती। कह रहे जो बर्फ की हवा थी वो एक तरफ तो काट रही थी लेकिन ताजगी भी देती थी और उसमें हमें स्फूर्ति भी देती थी। जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। जो जो ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक में खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी पर की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में
खून चढ़ाया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन में तरोताजा कर गई। इतनी प्यारी उसकी छटा थी कि आंखों में उनको जो है वो नजारा बहुत अच्छा लगा। छटा मतलब होता है नजारा, आंखों और मन को तरोताजा कर दिया। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ से भी ऊपर। पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में ढीलापन न था, ना बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती तो दे दी थी। निर्गम पथ पार करने का उत्साह, निर्गम मतलब कठिन, पथ मतलब रास्ता, पार करने का उत्साह उनमें आगे की ओर खींचा था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा है, उसके पार दूसरी ओर नीचे उतर कर गुफा तक पहुंचा जा सकता है था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि पैर धंसता ही जा रहा था। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार है। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। साहब गिर गए, किशन चीखा। साहब गिर गए, किशन चीखा। जवार भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर दी। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बांधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा। ज्वार ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं रस्सी, कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी मतलब आदेश दिया। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई मैं चट्टान में पैर जमा लूं, वे चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। उनकी आवाज। हल्की सी पैग मतलब पैर बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़कर एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का हल्का पत्थर पैरों के नीचे से सटक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी कैसे कटने लगी थी, पर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी की तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उनका पता भी ना चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। शाब चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला
कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने के तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। और दोस्तों, पहले मैं इनके शब्द अर्थ बता दूं। पठार मतलब है ऊंची जमीन, वनस्पति जमीन से उगने वाले पेड़ पौधे, झांके वेग पूर्वक चलने वाली हवा, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, चुनौती देना, किसी को ललकारना, दुर्लभ कठिन, डग कदम, अभाव कमी, सुकून आराम, हिम वर्ष, शिखर चोटी, छठा नजारे से ढके चट्टानों पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती थी। इसका उत्तर देंगे, उन बर्फीली चट्टानों पर किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर आदि नहीं दिखाई दे रहे थे और कोई ध्वनि भी सुनाई नहीं दे रही थी, इसीलिए वे उदास लग रहे थे। किसी प्रकार के रंग बिरंगे फूल, तितलियां, पक्षी ना दिखने की वजह से पहाड़ फीके लग रहे थे। बताओ ये जगह कब उदास और फीकी लगती हैं और यह कब रौनक देती हैं। घर, यहाँ पे हम जगह लिख देंगे, इसके ऊपर जगह लिखेंगे, उदास और फीकी लिखेंगे एक जगह, और एक जगह लिखेंगे रौनक वाली। तो पहले घर के लिए लिखेंगे। घर के लिए क्या लिखेंगे, उदास और फीकी में जब घर में अकेले रहना पड़े, इंटरनेट भी बंद हो। और रौनक क्या लिखेंगे, जब घर में हमारी उम्र के बच्चे आए हुए हों या कोई उत्सव या पार्टी हो। अब बाजार के लिए क्या लिखेंगे, जब वहां कोई नई चीज ना बिक रही हो। और यहाँ क्या लिखेंगे रौनक में, जब मेरी मनपसंद चीज खरीदने को मिले। स्कूल के लिए उदास और फीकी में, जिस दिन गेम्स पीरियड ना हो, सारे पीरियड्स जो हमारे, और ब्रेक भी ना मिले। और यहाँ पे लिखेंगे, जिस दिन स्कूल में कोई उत्सव मनाया जाए, मेरी जन्मदिन पर जब मैं सबको टॉफी देती हूँ। और खेत के लिए, जब खेत खाली और बंजर हो और उसमें लहराती फसल हो, तब खुश होंगे। जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं हो तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने भी प्रस्तुत कर सकते हो। तो इसका तो उत्तर देंगे, मैं इस कथन में सहमत नहीं हूँ। जीवन में चुनौतियां और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जवाहरलाल के लिए कठिन यात्रा एक चुनौती थी और उन्होंने उसे स्वीकार कर अपने साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। कोलाज, कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़े काटकर एक कागज में चिपका दिए जाते हैं। तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए पहाड़ों से जुड़ी तस्वीरें इकट्ठा करो, पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़। अब इन्हें एक बड़े कागज में पहाड़ के आकार के में ही चिपकाओ। यदि चाहो तो यह कोलाज तुम्हारे अपनी कक्षा में की दीवार में भी बनाकर लगा सकते हो। तो ये दोस्तों, ये अपने आप करेंगे बच्चे। अगला अभ्यास तुम्हारी समझ से। इस वितरांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी अपनी छोटी छोटी या लंबी यात्रा याद आ गई होगी, उसके बारे में लिखो। मैं पढ़ते समय मेरी स्कूल व घर के बीच तय कर रही थी। हुआ यूं कि मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और गांव से शहर पढ़ने के लिए करीब करीब रोज पैदल चलना पड़ता था, 5 किलोमीटर। मैं रोजाना दिन ढलने से पहले घर पहुंच जाती और उस दिन
विज्ञान के प्रैक्टिकल में देर होने के कारण सर्दियों में जल्दी सूर्यास्त होने के लिए सूर्यास्त होने के चलते ही मैं अपने घर वापस पहुंचना भारी पड़ गया। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता गया त्यों त्यों मेरी सांस फूलती गई। मैं तेज तेज कदमों से घर की तरफ चलने लगी और मेरे पैरों की आवाज से मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने मैंने मन ही मन भगवान को याद किया। जैसे तैसे मैं अपने घर 1 घंटे में सफर तय कर कर पहुंच गई। जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? जब जवाहरलाल रास्ते में एक खाई में फिसल कर गिर पड़े और उनके साथियों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें जान बचाई और उनको एहसास हुआ कि शायद वह सफर उतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहे थे, इसलिए उनको ये सफर उनका अधूरा रह गया। पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करते हैं? सॉरी, पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों चाहते हैं? इसका उत्तर देंगे अपनी क्षमता परखने के लिए, बर्फीली चोटियों का आनंद लेने के लिए, अपने शौक के लिए। पाठ में नेहरू ने चुनौतियां महसूस की। उस लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं? ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसका खा करना है। ऐसे कौन सी चुनौतियां भरे काम है जो तुम करना पसंद करोगे? लंबी दूरी की दौड़ लगाना, सबसे सुंदर लिखाई में लिखना, सबसे अधिक अंक प्राप्त करना आदि। बोलते पहाड़, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव है। जहां निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं, ऐसे और भी वाक्य हैं जैसे बिजली चली गई, चांद से शर्माकर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। इस किताब के दूसरे पाठों से भी ऐसे वाक्य ढूंढो। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।